अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मुफाहमती बादशाह से हजार इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मुस्कुराहटों से दिलों को मोह लेने का फन खूब जानते थे। और इस मुफाहमत के मुशीर खास का मसालहती शोहरा भी आम था। मुत्तहिदा से बाहर हाथ तनाव हो, कादरी साहब के धरने का अफरीत हो, या फिर दाखिली और खारजी सिक्योरिटी मामलात, मलिक साहब की टायों की तरह उनकी आनिया जानियां भी दीदनी थी। शे सुर्खियों में रहने का मलका हो या फिर सरखीलों के करी की कुर्बत में रहने का हरबा, रेमान मलिक के अंदाज जुदागाना थे, मगर काबिलियत अपनी जगह। उनके मुकाबिल एक मौजूदा वजीर दाखिला हैं कि जिनकी अना से सभी आजिज, गैर तो गैर अपने भी नाला हैं। ऑपोजिशन की एक साल से ऑपोजिशन शिकवा कना है कि चौधरी साहब की चौधराहट से मसला पड़ रहा है, हुकूमत के अपने ही तश्त अज़बाम होंगे। नाजरीन, ऐवान में यह मशवरा भी मुफ्त था कि मियाँ साहब आस्तीन के सांपों को पहचाने, उनसे हटिए पीछा छुड़ाइए। और जब इक्तदार के लर्जा खेज ऐवान को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ढारस बनकर खड़ी थी, एन उस लम्हे एतजाज एहसन साहब ऐवान में आंखें दिखाने का शिकवा कर रहे थे। 4 सद्दा हमले के बाद वजीर दाखिला की पुरस्रार खामोशी पर और दहशत गर्दी के अलमनाक वाकयात पर चौधरी निसार की जबान बंदी पार्लियामेंटेरियंस के करीब मायने खेज है। जब रेंजर्स इख्तियारात पर वफाक और सूबे में ठन गई तो वजारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात का नोटिफिकेशन जारी करके आग पर तेल डाल दिया। उलझता मामला वजीर आजम के दौरा कराची और कायम अली शाह की मियां साहब के हजूर हाजिरी के बावजूद हल ना हो सका। वजीर दाखिला को कराची जाने की हिदायत भी खूक आती रही और अब पीपल्स पार्टी शदोमत से वजीर दाखिला चौधरी निसार को हटाने का मुतालबा कर रही है। अफवाहें ये भी सरगर्म है कि वजीर दाखिला को हटाने के लिए 2 अहम तरीन हुकूमती वुज़रा भी मुतहर्रिक हैं। चौधरी निसार का ये रवैया जहां बायसे तफक्कुर है, वहीं मोहतरम वजीर आजम का ऐवान से सलूक भी बायसे इत्मीनान नहीं, अनफॉर्चुनेटली, कि पिछले 6 माह में 7 मरतबा लंदन के निजी दौरे और 2.5 बरसों में 44 गैर मुल्की दौरे एक तरफ, सेट इट असाइड, ऐवान में ही शाज़ो नादिर। नाजरीन, 4 सद्दा का जो हमला था वो मुल्क को हिला चुका, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जाती मसरूफियात तर्क नहीं कर सके। ऐवान वजीर आजम का मुंतजिर, सेनेट, वजीर दिफा और वजीर दाखिला की राहें देख देख कर थक गया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 10 माह से जरूरी नहीं समझा गया। काबीना मीटिंग 9 माह से इल्तवा का शिकार है। नेक्टा में तहरीक, नदारद और नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात में से अक्सर अभी तक हुकूमती सुस्तरवी का शिकार। वजीर आजम की एक्शन प्लान में तेजी लाने की, जबकि वजीर दाखिला की यकीन दहानी कि नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। कुछ सियासी लीडर अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और मायूसी फैला रहे हैं। अब ये मायूसी कौन फैला रहा है? और एक अहम तरीन सवाल, डज अ गवर्नमेंट बिकम डेमोक्रेटिक merely by being elected? We will address all this and more after a very short break. Stay with us on News Eye. कर दोगी ना? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, आप वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मौला बख्श शांडियो साहब हैं, मुशीर इत्तलात हैं सिंध के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। शहजाद चौधरी साहब वफाकी तज्जियाकार हैं। आप सबको खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम। पहले जिस हवाले से बात की, और अब पीपल्स पार्टी जो चौधरी निसार का इस्तीफा चाह रही है कि मियाँ साहब उनसे उनका कलमदान वापस ले लें, ये क्यों हुआ, इसका पस मंजर क्या है, एक दफा मुलायजा कीजिए। आप सेनेट को नहीं पूछते थे चौधरी साहब, आप असेंबली को नहीं पूछते थे। तो खुद एक बड़ा तमाशा है, वो खुद पार्लियामेंट को कभी तमाशा बनाता आता नहीं, कभी सेनेट का वॉकआउट कर दे। सेनेट के लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए वो उम्मीदवार बने बैठे। वजीर दाखिला वो अभी भी भूल रहे हैं मेरे पे, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी ये वजीर आजम को भी आंखें दिखा रहे हैं। मियां साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके सफों में पोरस के हाथी है जो छुरा घोंपे अपने मौसलों को। कुछ लोग हुकूमत में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा। एहसन इकबाल साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी वफाक से चौधरी निसार को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रही है, लेकिन जिस वजीर को शहबाज शरीफ साहब लाहौर से आके मनाते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसी एक रिक्वेस्ट कह लीजिए या मुतालबा कह लीजिए, इसको घास भी डाली जाएगी? मैं तो वैसे मुझे बताया गया था कि आज आपने प्रोग्राम करना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। क्योंकि मैं अमूमन टीवी के उन्हीं टॉक शोज में जाता हूं जहां मुझसे रेलेवेंट टॉपिक हो, जिस चीज पे टॉपिक ना हो उस पर बिला वजह बात करने का फायदा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने इस मौजू पे बात की है, मैं समझता हूं कि क्लैरिफिकेशन भी दे दूं सर, बिकॉज
You're absolutely right, sir. क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने कमिट किया वो फाटा में कहीं बैठे हैं, अटके पड़े हैं, और असद उमर was not available. I will give you a chance to clarify the position on the economic corridor as well, sir. ये खबरें आई, चौंका देने वाली आई कि अब आउटराइट मुतालबा हो रहा है. You're a cabinet minister. So I figured it's important to ask you this as well, करना जो है उसका हक है, लेकिन अगर आप टू बी फेयर ये देखें कि मुल्क के अंदर जो ऑपरेशन अज़्ब है और सिक्योरिटी के जो हालात हैं, जो वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जनवरी 2016 में पाकिस्तान 2013 के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मुल्क के अंदर टेररिज्म के खिलाफ हमारी जो कोशिशें हैं फौज और सिविल इदारों के दरमियान ज्यादा मरबूत हैं, आगे बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ हर हफ्ते में 2-3 दहशतगर्दी के वाकयात हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी के वाकयात के दरमियान फासले सुकड़ नहीं रहे बल्कि लंबे हो रहे हैं और उसका दुरानिया बढ़ रहा है जो अमन का है। इसी तरह अगर आप कराची की सूरत हाल देखें, कराची में अमन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कराची में किसी कराची के रहने वाले से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि कराची की सूरत हाल बेहतर है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें, वहाँ पर सूबाई हुकूमत ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया और वफाकी हुकूमत ने पूरा सपोर्ट किया। आज बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। तो जो वजारत दाखिला का बुनियादी काम है कि मुल्क के अंदर अमन की सूरत हाल को देखे, मुल्क की सिविल और अस्करी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके अंदर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। ऑल इन ऑल नताइज तो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर कुछ लोगों को तहफुजात हो सकते हैं कि कुछ हिस्सों पे पूरा अमल नहीं हो रहा या कैसा हो रहा है, लेकिन उस पर भी मैं समझता हूं कि जो मुल्क के अंदर एपेक्स कमेटी का एक ढांचा कायम किया गया है जिसमें सिविल और मिलिट्री इदारे मिलकर काम करते हैं। मुल्क के अंदर हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुल्क के इदारे जो लोग नफरत का मवाद छापते हैं उसको फैलाते हैं, इसी तरह जो बाज मसाजिद से नफरत आमेज तकारीर और खुतबे किए जाते थे उन पे ज्यादा मौसर ज़ाब्ता अखलाक लागू किया जा रहा है। तो अगरचे बहुत काम करने की जरूरत है, चूंकि 15-20 साल का बैगेज है हमारे पास और एक नैरेटिव है जो कि सोसाइटी के अंदर जिसकी इशाअत की गई, जिसकी तरवीज की गई वो मौजूद है। उसको यकीनन जब बदलना है तो वो ओवरनाइट आप नहीं बदल सकते, उसके लिए एक मुसलसल हमको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब हम एक हालत जंग में हैं तो उस वक्त अगर हम आपस में एक दूसरे पर तनकीद करेंगे और एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज कामयाब नहीं हो सकती। हमें ऑपोजिशन के तावन की जरूरत है और ऑपोजिशन। अच्छा, ये वेरी इंटरेस्टिंगली सर, इससे पहले मैं आपकी ऑपोजिशन से भी बात करूं सर, बहुत दिलचस्प बात ये हुई आपसे मेरी कल शाम को जो बात हुई, आपने भी ये गिला किया कि मीडिया मायूसी फैला रहा है। आज चौधरी निसार ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मायूसी फैला रहे हैं, तमाम काम पे पानी जो है वो फेंक रहे हैं जो जितना प्रोग्रेस होया है। सो मुझे ये बताइएगा सर, ये इतना गिला क्यों है ऑपोजिशन से भी, मीडिया से भी? सवाल ना उठाए जाए? बिल्कुल सवाल उठाए जाए, लेकिन मैं महज सिर्फ ये बात कहूंगा कि हमें कौम के जो सेल्फ स्टीम है, जो कौम का एक सेल्फ बिलीफ है, उसे शैटर नहीं करना चाहिए। आप, मैं ये इसलिए नहीं कि हुकूमत में हूं, आप बैरून मुल्क किसी से पूछ लीजिए, जो बाहर के लोग हैं, बाहर के हल्के हैं, मीडिया है, बाहर का ऑब्जर्वर्स हैं, बैनुल अक़वामी क्रेडिबल इदारे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप किसी शहर के अंदर चले जाएं, उनसे सिर्फ एक सवाल करें कि क्या जनवरी 2016 का पाकिस्तान मई 2013 के पाकिस्तान से बेहतर है या बदतर है? किसी की बहुत पॉलिटिकल मोटिवेशन हो तो वो कहेगा बदतर है, लेकिन 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने, डिपेंडिंग अपॉन कौन किस पस मंजर से बोल रहा है, आपको हर शख्स यही कहेगा कि पाकिस्तान 2-2.5 साल के मुकाबले में इक्तसादी तौर पे बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतर हुआ है। जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी वो कम होकर 8 घंटे 10 घंटे हो गई है, उसमें भी बेहतरी आ रही है। यकीनन ओवरनाइट सारी चीजें तब्दील नहीं हो जाती, लेकिन हम किसी तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं जा रहे। एक बैनुल अक़वामी इदारा है प्योर रिसर्च का जो दुनिया भर में तमाम ममालिक का सर्वे करता है और हर साल करता है कि क्या आप अगले साल के बारे में पुरुमीद हैं या मायूस हैं। कोई 15-20 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान के अंदर लोगों ने 2/3 से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगला साल पिछले साल से बेहतर होगा, जिससे लगता है कि लोगों में उम्मीद वापस आ रही है। जबकि पिछले कई सालों में लगातार लोग ये कहते थे कि हमारा अगला साल इस साल से बदतर होगा। तो ये एक तब्दीली तो आ रही है ना। अगर लोग एक खुद के अंदर रिवाइवल उम्मीद का महसूस कर रहे हैं, मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं,
तो हमें उस ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपका ऑप्टिमिज्म खत्म हो जाए और आप मायूसी का शिकार हो जाए, मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूं कि एक तंदुरुस्त और सेहतमंद बंदा हो, अगर वो मायूसी में चला जाए, वो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, वो बिस्तर पे लग जाता है। एक माजूर साइंसदान है, अपाहज है, बोल नहीं सकता, और स्टीव हॉकिंस जो है वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के दुनिया का बेहतरीन साइंसदान बन जाता है। तो इट्स ऑल विद इन आवर माइंड कि आर वी ऑप्टिमिस्ट, आर वी पॉजिटिव, और हम सिर्फ ये समझते हैं कि लुट गए, पिट गए, आधा गिलास खाली है, उसी को रो रो के बाकी जो भरा हुआ गिलास है उसको भी खाली कर दो। तो आई थिंक अपने नैरेटिव पे हमें लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कसीदे पढ़े जाएं। हम इंसान हैं, हम एक हुकूमत में नेक नियति से काम करते हुए गलतियां करेंगे अपने हिस्से की, और ऑपोजिशन का फर्ज है कि हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों की निशानदेही करे, और हम संजीदगी के साथ और खलूस के साथ इंशाल्लाह उनको ठीक करेंगे। अच्छा, सो अब ये अहम सवाल है ना चांडियो साहब, अब अहम सवाल कि वो फाइन लाइन कहाँ है कि जिधर आपकी रहनुमाई कर रही हो ऑपोजिशन, और कहाँ बकौल चांडियो साहब चौधरी निसार के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो सिरे से ही मायूसी फैला रहे हो मुल्क में, वो फाइन लाइन क्या आप नहीं समझ पा रहे? सर एहसन इकबाल साहब हमारे बड़े दानिशवर रहनुमा हैं सियासी तौर पे, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं उनसे बड़े अदब से, वो उनको पता है मैं उनका एहतराम करता हूं, बड़े अदब से कह रहा हूं, ये जो बातें अभी की हैं ये आपने अपोजिशन में क्यों नहीं की? ये सारी रियायतें उस वक्त की हुकूमत को क्यों नहीं दी? ये क्यों नहीं बोला कि कौमी मामलात पे यूं अंदाज अपनाया जाए? तब क्यों मजाक उड़ा रहे थे? तब क्यों जो अंदाज कि अब चले इसको छोड़े? अब सर इनको तो फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दिया जाता था, अब उस बात को छोड़ते हैं। अब ये बार बार अपनी कामयाबी में इनको तो मजीद तगड़ी ऑपोजिशन करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। मैं आपका बड़ा मुझे खौफ रहता है, डरता हूं आपसे, मैं बातें भूल जाता हूं। अब ये बार बार ये सारा क्रेडिट लेते हैं, ज़र्ब अज़ब ने अमल कायम किया है, ज़र्ब अज़ब में आपका क्या जाए? न आपकी ख्वाहिश थी, न आपकी ख्वाहिश पे शुरू हुआ। जिन लोगों ने शुरू कराया लोग उनका बड़ा एहतराम कर रहे हैं, लोग उनको सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमन अमान की जिम्मेदारी उन पर, दहशतगर्द के खात्मे का या कम होने का सहरा उनके सर है। ज़र्ब अज़ब का आप क्यों कर सहरा बांधते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। कराची ऑपरेशन, कराची ये आपका नहीं है, 2 बार पहले आपने ऑपरेशन किया, उसके नतायज क्या थे? आपका नहीं है। ये सिंध में मौजूद सारी सियासी पार्टियों ने कबूल किया, अफवाज पाकिस्तान ने उसकी रहनुमाई की और आगाज किया। आप माने, पराई चीजें अपने पे ना लगाए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि चौधरी निसार साहब इस्तीफा दें, मैं नहीं कह सकता, वो हमारे वजीर साहब हैं, वजीर दाखिला है, लेकिन हक तो हमें पहुंचता है कि अपने वजीर दाखिला से पूछे किस बात में कामयाबी है। ये भी कह रहे हैं मेरे साईं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने जो वजारत है, उन्होंने क्या वजारत ने काम किया है, कहां आपको पता चला है? आपने कहा, चौधरी साहब ने टीवी पे कहा कि बिजली आ जाएगी और अमन अमान होगा और मैशत बढ़ेगी, 1 साल में नहीं बढ़ी तो हो सकता है मैं कम से कम मैं तो हुकूमत से अलग हो जाऊं। हम थोड़ी कह रहे हैं अलग हो जाए, मुझे पता है आप उसूल पसंद आदमी है, बताएं बिजली के बहरान पे आप काबू पा सके, मुझे बताएं अमन अमान पर आप कर सके, कहां है आपका अमन अमान? अभी सर आपने, मुझे लगता है कि उनका मुद्दा नहीं पूरा सुना। वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट आज कल से बेहतर है और आने वाला साल जो है उस पे जरा मैं अभी कहता हूं। सो मेरा आपसे सवाल है सर कि चौधरी निसार से पीपल्स पार्टी को शिकवा क्या है कि क्या वो रेंजर्स को बाइख्तियार देखना चाहते हैं, ये मसला है? व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू सर? सुन लेना, ऐसे ना करे ना, सबकी बात पूरी सुनते हैं, मेरी कभी नहीं सुनते आप। हम कह रहे हैं, मैं बैठ के कहता हूं अभी कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह में उम्मीद है कि अगला साल पाकिस्तान का बेहतर होगा, सलामती के, खुशहाली के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कि हुकूमत कामयाब हो गई है? ये तो ऐसा है जैसे ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम में सवाल पूछा, क्या आप इस्लाम को दीन मानते हैं? क्या अल्लाह ताला को अल्लाह वाहिद अकेला मानते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी अगर मानते हैं तो फिर मेरा रेफरेंडम कामयाब होगा। ये तो ऐसा सवाल है। पुरुमीद रहना अच्छी बात है। मैं आपको कहता हूं, पेशावर के अगर वाकया नहीं होता बच्चों वाला, ये मिलिट्री कॉलेज अगर नहीं होता, आप बताएं इस अंदाज से ऑपरेशन होता? इस अंदाज से हुकूमत कर रही थी, और फिर 2 इदारा कहां है? आपको उसका पता न चला। आपको फिर पेशावर में 2 वाकये मुसलसल वो बार बार होते रहे, वो हुए, फौज की शक्ल में वहां लोग आए, जेल तोड़ गए। किस जगह पे? अब दाइश, इन्होंने कहा दाइश नहीं है, तो ये दाइश के लोग गिरफ्तार क्यों पंजाब सूबे से हो रहे हैं? एक आदमी तो 2 कराची से भी हुए हैं। आप बताएं ना, किधर है आपकी इदारे? कहां आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं? आप नाकाम इस हवाले से हैं। आप
अनाव के हवाले से। कहते हैं okay. सूबे के हालात, सिंध सूबे में आपने सिर्फ अना से काम लिया है। हम सब कह रहे हैं भाई बातचीत से मसला। अच्छा, अब सर एक मिनट, एक मुझे मैं चाह रही हूं कि अब एक लार्जर इशू को समझें सर। मैं शहजाद चौधरी आपकी जानिब आऊंगी। आपने सुना अभी एतजाज एहसन साहब ने कहा कि ये जो आपका एपेक्स कमेटियों का ढांचा है ये मुल्क में इंट्रोड्यूस कराया गया है, इससे एक गवर्नेंस के अंदर या टू टैकल द मेनेस ऑफ टेररिज्म इससे बड़ा कलीदी किरदार है इसका। सर मेरा मसला ये है कि क्या इन एसेंस इस ढांचे ने एपेक्स कमेटी के, क्या हमारी कैबिनेट को, क्या हमारी स्टैंडिंग कमेटीज को वो नहीं कर लिया ओवरटेक कंप्लीटली? सर 9 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, जो मैंने अभी रिकॉर्ड चेक किया, अनलेस एतजाज साहब एहसन साहब वांट्स टू करेक्ट मी। 9 महीने से कैबिनेट नहीं मिली। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 10 महीने से नहीं मिली, लास्ट ईयर मिली थी शुरू में। स्टैंडिंग कमिटीज एवरीबडी कंप्लेन्स कि भाई वी हैव नो पावर्स, वी सीम टू बी डूइंग नथिंग। सो क्या इस ढांचे ने इन इफेक्ट ओवरटेक? नहीं, मैं नहीं समझता कि ओवरटेक किया। मैं समझता हूं कि हुकूमत का जो काम है, जो सूबाई हुकूमतों का और फेडरल गवर्नमेंट का, वो बाहर सूरत अपनी जगह पे उसी तरीके से मुसम्मम है। और जब वहाँ पे उस किस्म का काम नहीं होता तो गैप्स नज़र आते हैं, और वो गैप्स फिर पाकिस्तान की जो बड़ी बॉडी पॉलिटिक है उसके अंदर फिर एक खिला की सूरत बन जाते हैं। लेकिन इससे कहने के बाद मुझे ये कहने दीजिए कि एहसन इकबाल साहब की बात को दोहराते हुए, वाकई आज का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लेकिन आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पर जो हमारे गेन्स हैं, अगर हम इनको सस्टेन नहीं कर पाएंगे या इनको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आगे चलने के लिए, तो फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता वापस स्लाइड कर सकता है उसी तरह के क्यास के अंदर जहाँ से हम इतनी मुश्किल से निकले हैं। अच्छा, ये भी सोच लीजिए कि बार बार फौजें इस किस्म की स्पेस क्रिएट नहीं करती जो कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर क्रिएट हुई है। ये भी सोच लीजिए कि इस किस्म से कोई शहरी और सोसाइटी और फौजें अपनी जानों का नजराना भी नहीं दे पाती जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल के अंदर दे के, और पाकिस्तान को हम उस लेवल पे लेके आए हैं जहां उम्मीद की किरण बेहतर नजर आती है, जहां पर पीयू का सर्वे शो करता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर। तो सर मुझे फिर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछने दीजिए ना, डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए सर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पर क्या हमें इस वक्त गैप्स नजर आते हैं? चौधरी निसार साहब का रोल बहुत कलीदी है, वो एक बहुत अहम वजीर हैं। उनके नीचे 12 सब कमेटियां हैं जिनकी जिम्मेदारी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इसी नेशनल एक्शन प्लान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के साथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन सूबाई हुकूमतें बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल नहीं सकती हैं। इस वजह से स्टेगनेटेड हैं, रुकी हुई हैं अपनी जगह के ऊपर, वो काम नहीं कर पा रही जो कि एक बड़े लार्जर नेशनल मिशन के अंदर उनको करना है, चाहे वो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट है। और बलूचिस्तान में तो अब गवर्नमेंट हर बार चेंज हो जाती है, तो आपको ये समझ नहीं आती कि वहां पे असल रोल किसका है। पंजाब में और तरह की शिकायत हैं। अच्छा, जब इस किस्म का मामला होगा तो जो बाहर बैठे आपके दुश्मन हैं उनको ये गैप्स नजर आएंगे, वो खिला नजर आएगी। सर मुझे वक्फा लेना है, मगर मुझे ये ना बताइए प्रॉब्लम क्या है, वो तो हम समझ रहे हैं। ये बताइए कि क्यों है, अगर सूबे नहीं चल पा रहे वफाक के साथ तो क्यों नहीं चल पा रहे, किसकी वजह से नहीं चल पा रहे? जी अच्छा, जी अच्छा, सॉरी, आई थॉट आप वक्फे पे जा रही हैं। देखिए, सूबे क्यों नहीं चल पा रहे ये तो आपको बताएंगे चांडियो साहब, और वो बताएंगे एहसन इकबाल साहब। हम एज एनालिस्ट बाहर बैठ के सिर्फ ये देख सकते हैं कि सूबों के मसाइल जो हैं, या सूबे फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, जैसे कि आपको स्टैग्नेशन नजर आ रही है, एक इन्हतात का अमल है जो कि सिंध के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके का इन्हतात आपको एक और किस्म का खैबर पख्तूनख्वा में नजर आता है, जहां पर सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी नेशनल एक्शन प्लान, लेकिन वो क्या करें जबकि सेंटर के अंदर से, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर से वो लीडरशिप जो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 12 असेंबलीज हैं, 12 वो सब कमेटीज हैं जिनके हेड हैं चौधरी निसार साहब। अगर उनकी मीटिंग ही नहीं हो पाती उन 12 सब कमेटीज की नेशनल एक्शन प्लान, तो क्या होगा? नो, देयर इज नो डायरेक्शन। दूसरा, अभी आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि जब ये 4 सदा का मामला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब बदकिस्मती से उस वक्त डिवोर्स में थे या जा रहे थे, और मेरे हिसाब से, मेरी अपनी जाती राय है कि उनको वापस आ जाना चाहिए था डिवोर्स से। डिवोर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, हर साल 2 साल बाद होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाके और फिर उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लंदन के अंदर ले लेना, यह भी एक गलत चीज है। जबकि इतने बड़े बड़े फैसले आपके मुंतजर हों, अफगानिस्तान का सदर यह कह रहा हो कि नहीं, मेरे इलाके से ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि तो इस किस्म का जहां पर एक आपका इंटरनेशनल और रीजनल एनवायरनमेंट के अंदर मसाइल आ जाएं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत लाजमी है। मुझे यकीन है
सर मुझे एक वक्फा लेना है। एहसन इकबाल साहब, यही दैट इज द क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू सर। बहैसियत एक कैबिनेट मिनिस्टर सर, मुझे बताइए कि आखिरी दफा कैबिनेट कब मिली थी? सर मुझे ये समझाइए कि हम एक प्राइम मिनिस्टीरियल या कोई अथॉरिटेरियन ऑर्डर इधर नहीं है, एक वेस्ट मिनिस्टर टाइप ऑफ पार्लियामेंट है विच एम्पावर्स द कैबिनेट, विच एम्पावर्स स्टैंडिंग कमिटीज सर। सो मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि ढांचा तो एपेक्स कमेटी का जबरदस्त है, मगर डज दैट मीन सर कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल शुड स्टॉप डूइंग व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। सो पहले एहसन इकबाल साहब बताइएगा, कैबिनेट आखिरी कब मिली थी? यह है कि मैं इस तासुर की नफी करना चाहता हूं कि जैसे कहा जाता है कि कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शन नहीं कर रहे। ना सिर्फ यह कि कैबिनेट भी मिलती है, लेकिन कैबिनेट के अंदर बहुत सारी कैबिनेट कमेटीज होती हैं जिसमें कब मिली थी? मैं आपसे बताता हूँ ना कि उसके मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जिस तरह एक कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, कैबिनेट कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स है, कैबिनेट कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनके इजलास होते रहते हैं, जिसमें 4-4, 5-5 वजीर मिलकर ज्यादा मौसर तरीके से अपने उस पर काम करते हैं और जहां कैबिनेट की जरूरत होती है उसकी मीटिंग भी होती है। और मुझे जहां तक याद है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे कुछ 10 माह का वक्फा नहीं है, अभी कुछ अर्सा पहले ही हुई थी, मैंने खुद उसकी मीटिंग अटेंड की है और आइंदा भी इंशाल्लाह होगी। लास्ट ईयर हुई थी आई बिलीव, फरवरी या मार्च में हुई थी। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन उसकी चंद माह पहले मीटिंग हुई थी और उसी में ये फैसला किया गया था कि मुल्क के अंदर जो है सेंसस किया जाए। 10 फरवरी 2015 उसमें इजलास किया था और जब भी उसका एजेंडा तैयार होता है उसकी मीटिंग बाकायदा की जाती है। और आपने देखा है कि मैं आपको 10 फरवरी 2015 जो हर कौमी मसला है उसके ऊपर हमेशा हमने कोशिश की है कि सबको इत्तफाक राय के लेके चले। अभी हाल ही में सी पैक के ऊपर जब कुछ तहफुजात हुए, प्राइम मिनिस्टर ने सबको मुशावरत से इकट्ठा किया और हमने उस पर इत्तफाक राय किया। जब नेशनल एक्शन प्लान का मसला था तब सबको इकट्ठा किया और इसी तरह कराची का मसला था, सबको इकट्ठा किया। अभी चांडियो साहब मेरे भाई हैं, वो कह रहे थे कि जी हुकूमत किस चीज का क्रेडिट ले रही है। हुकूमत किसी चीज का क्रेडिट नहीं ले रही। मैं ये क्रेडिट पूरी कौम को देता हूँ, ऑपोजिशन को भी देता हूँ, हुकूमत को भी देता हूँ, फौज को भी देता हूँ। और ये हमारी यूनिटी है कि जिसके साथ हमने ये कामयाबियां हासिल की और इसी तरह हमने आगे चलना है। सर जिस तरह आपने कहा कि इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर लेते हैं, यही शिकवा किया जा रहा है कि पार्लियामेंट को आप एज अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ना इस्तेमाल करें जब बड़े बड़े मसाइल दरपेश होते हैं कौम को। पार्लियामेंट इज अ बेसिक टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि किस तरह फंक्शन कर रही है। और अगर उसके अंदर वजीर आजम ना हो, वुजरा ना हो, अगर सेनेट के अंदर एक राह ही देखी जा रही हो वजीर दाखिला की, वजीर दिफा को बंद कर दिया जाए सेनेट में आने को बिकॉज ऑफ हाजिरी नहीं देते बियॉन्ड आफ्टर नोटिफिकेशन, मुझे बताइए देन फिर ये सवाल उठता है सर कि how is the government running exactly sir? अब जिस तरह शहजाद चौधरी ने कहा, ये बताइए डेवोस के ऊपर मान लेते हैं इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट करना था सर, बनता नहीं था। उसके बाद जो निजी दौरा था लंदन का, वो छोटा क्या कट करके वापस आ जाते वजीर आजम। देखिए इसकी मैं आपको वाजे करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट को हमेशा हमने अहमियत दी है और पार्लियामेंट के अंदर हर कौमी मसले को डिबेट भी किया है और वहां पे वजीर आजम ने उस पर स्टेटमेंट्स भी दी हैं और हम पार्लियामेंट से रहनुमाई भी लेते हैं। ऑपोजिशन की जो तकारीर होती हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पे तजावीज़ देते हैं या जो तनकीद करते हैं, हम उसका अपनी हुकूमत के अंदर तजिया करते हैं, उनसे बहुत सारी जो राय है उसको कबूल भी करते हैं। तो पार्लियामेंट के बगैर तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। सर ये कहने में बातें अच्छी हैं, रिकॉर्ड ये बातें नहीं बता रहा। रिकॉर्ड ऐसे ही है। देखिए आज अगर अभी जैसे शहजाद साहब ने कहा कि अगर हुकूमत की गवर्नेंस इतनी बुरी होती तो 2016 का पाकिस्तान 2013 से बहुत बदतर होता। हमें पता है कि पिछले सालों के अंदर किस तरह तनज़्ज़ुली होती रही और किस तरह हालात खराब होते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी काबू में है, हमारे इदारे बहाल हो रहे हैं। वो रेलवे का इदारा जो बैठ गया था, वो पासपोर्ट का इदारा ही तो नहीं बहाल हो रहा है। जब हज के लिए लोग जाते थे तो हज के दौरान वो हज कम करते थे, जियो के ऊपर ज्यादा पीपर दिया करते थे। आज हाजी जाते हैं, आराम से हज करके आते हैं, वहां पे उनका ट्रैवल का PIA का ऑपरेशन ठीक होता है, रेलवे की गाड़ियां मुझे इजाजत दीजिए ना। देखिए ना, मैं तो बहाली हो रही है, बेहतरी आ रही है सर, मैं भी रिकॉर्ड को मेरे पास तो कोई जादू से तो नहीं ठीक हो रहा मुल्क। जी सर चांडियो साहब अगर आप कुछ कहना चाहे कह लीजिए, बिकॉज़ मेरे पास स्केड्यूल और पूरा रनडाउन पड़ा है इजलास का। मैं कह रहा हूं 2-3 प्रोग्राम देख रहे हैं आप साहिबान, एक सवाल पूछते हैं, नून लीग के वजीर मशीर के कोई जवाब और देते हैं। अब आपने बात पूछी है कैबिनेट की
हम जाकर घूम के आए, बोस्निया से हर्जगोविना से घूम के आए। भाई कैबिनेट की ये गैर संजीदा है कौमी इदारों की तरफ। कहते कौमी असेंबली की हमने इज्जत की, पूछे कौमी असेंबली वालों से, अपने लोगों से। वो तो इमरान खान को खुदा सलामत रखे, उन्होंने मजबूर किया, या अपने मेंबरों से नहीं मिलते थे। कौन सी इज्जत देते हैं कौमी असेंबली की? आप बताएं, आप बताएं, अल्लाह बचा क्या के इज्जत है रखे। सेनेट में? आप सेनेट लोगों की पूरी संजीदगी से, पूरी आप सेनेट लोगों की जो संजीदगी थी उससे भी ऐसा बड़ा साहब आप बुरा तो बीच में हाल ना हुआ। बोले, हम उस तरह आप तो की दानिश्वर संजीदगी हैं, करना चाहते हैं, सीनियर लेकिन आदमी अपना हैं, काम आप तो ना बोले, संजीदगी से आप कर तो रहे ना बोले। हैं। 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऑफिस में फैसल बैठ के इकबाल मेहनत साहब, आप करते तो बड़े हैं, मामलात को देखते सीजन आदमी हैं। हैं। इसी तरह जो लोग हैं वो अपने यार, अपने आप शोबे तो के बड़े अंदर मेहनत कर रहे हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, अगर मुल्क टर्न अराउंड ठीक कर है। रहा है तो इसके पीछे कोई मेहनत है, ये जादू से नहीं हो रही। आप जरा सुने तो सही, आप तो सुनने वाले आदमी बड़े दानिश्वर है। मुदाखलत तो आप कभी इतने बेचैन कभी नहीं थे जितने आज आप नजर आ रहे। ऐसे ना करें। सेनेट की तरफ क्या आप संजीदा है? सुनाए बात, बाहर से सुने यार, सुने ऐसे इकबाल साहब, मैं आपसे अच्छा नहीं लगता मैं आपको बीच में बोलूं। आप बड़े बहुत लायक फायक दानिश्वर हमारे रहनुमा है। इख्तिलाफ में आज अपोजिशन में हूं, मेरी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। हम टेंट में बैठ के सेनेट के इजलास कर रहे थे। क्या संजीदा है आप? किस मामले पे आप संजीदा है? आप बताएं ना, किस हवाले से आपने फैसले किए? तालिबान के खिलाफ आपने फैसला किया? कितना अरसा रुकवाया आपने? तजब्जुब का शिकार, हर मामले में परेशान है, कभी स्टैंड नहीं ले सकते। अभी क्या जरूरत है? ऐसे मामले में हम होते, आप हमारे लटका देते तस्वीरों में फांसियों का घर, कि इस हालात में वहां बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं आएंगे। आप जवाब कोई और देंगे। मैं अब छोड़े, नहीं बात करता। आपने एपेक्स का पूछा है। बीबी बताइए, एक बात सुने, एपेक्स का सवाल आपने पूछा है। दो सवाल मेरे 2-2 मिनट में जरूर सुन ले। दोनों बुनियादी सवाल आपने पूछे। एपेक्स का एक अच्छा, मैं समझता हूं, मैं 2-3 इजलासों में गया हूं, कम से कम इन हालात में जब पाकिस्तान के अमन के दुश्मन, सिंध के अमन के दुश्मन मुख्तलिफ प्लानिंग करते हैं, तब सलामती के इदारों को, सियासी इदारों को, सारे लोगों को बैठकर एक छत के नीचे देखते होंगे तो मायूस होंगे। ये यकजहती का एक मंजर है। दूसरा सवाल आपने बड़ा बुनियादी पूछा है कि भाई सूबे मुतमिन क्यों नहीं होते? बीबी, सूबे तब वफाक से मुतमिन होंगे जब वफाक का सरबराह, वफाक का वजीर आज़म वफाक का चेहरा दिखाएगा। आप वफाक का चेहरा दिखाने में नाकाम गए। मैं आपसे मैं बीबी पूछता हूं, जब चाइना जाते इधर उधर कौन खड़ा होता है? जब किसी कौमी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते इधर उधर कौन खड़ा होता है? कोई सिंध का नुमाइंदा साथ में खड़ा हुआ है? कोई बलूचिस्तान का नुमाइंदा खड़ा हुआ है? कोई पख्तूनख्वा का नुमाइंदा? अपने अजीज, अपने इलाके के लोग। ये नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए। वफाक का चेहरा दिखाए, सूबे वफाक से मुतमिन रहेंगे, बात इतनी सी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, और इम्पोर्टेंट, बार-बार नैप के हवाले से बात की है, वो ये है कि इन्होंने कहा कि जब चीन जाते हैं तो ये अकेले चले जाते हैं और किसी को लेकर नहीं वजीर। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ तो बलूचिस्तान के वजीर आला हमारे साथ थे, और आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इसी तरह जो सिंध के सीनियर मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, वो भी तमाम मीटिंग्स के अंदर शरीक होते रहे। चाइना का ये नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का सवाल है, उनको भी कहा गया कि वो चलें, लेकिन चूंकि वो धरना दे रहे थे और वो वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते थे तो वो नहीं गए। उन्होंने इनकार किया कि मैं वजीर आजम के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन सिंध के सीनियर वजीर मुराद अली शाह साहब हमारे साथ इजलासों में तमाम में शरीक होते रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के वजीर आला शरीक होते रहे। सही है, आप बिल्कुल सही। ओके सर, एक वक्फे से पहले शहजाद चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा सर कि शायद एक केस के अंदर बहुत कुछ पोशीदा है, बहुत से हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। अब ऑपोजिशन ने जो एकदम प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है मौलाना अब्दुल अजीज के हवाले से, सर कल शाम को वजारत दाखिला ने फिर पुलिस इंतजामिया भिजवाकर ये खबर आई कि राह फरार देने की कोशिश की मौलाना साहब को। तो आपको लग रहा है कि ये जमानत का एक उनके लिए एक मशवरा जो है चौधरी निसार साहब की जानिब से आना, ये बनती है बात या इट्स इन बैड टेस्ट? सॉरी, मुझे इस चीज का पता नहीं है, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। ना मैंने देखा ना मैंने पढ़ा, शायद आपके रिपोर्ट्स हों इस किस्म की, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, इसलिए डिफिकल्ट टू कमेंट फॉर मी। Are you aware of anything that's happening regarding the capital and Maulana Abdul Aziz? Nothing. Yeah. Nothing? Yeah. Shocking, sir. Okay, we'll take a very short break. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ असद उमर साहब भी मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदेद कहती हूँ। एहसन इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अब चले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अभी तक नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही, बहरहाल आपके हाथ में गेम चेंजर मंसूबा है इस मुल्क की तकदीर के लिए, इसके मुकद्दर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सर, हम आहंगी पैदा करने में आप किधर पहुंचे अभी तक? देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम लीडरशिप इकट्ठी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर केपी समेत तमाम लीडर्स को बुलाया था और उसके अंदर जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका इजाला किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ मिनिस्टर्स और दीगर रहनुमा होंगे और वो उसकी निगरानी करेगी ताकि किसी किस्म का कोई किसी सूबे को तहफ़्फ़ुज़ ना हो। कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शायद ये समझा जा रहा था कि कुछ चीज़ें जो बाद में होनी है वो अभी फ़ौरन हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जो इकनॉमिक जोन्स बनने हैं शायद वो तब्दील किए गए हैं या किसी जगह बन रहे हैं, किसी जगह नहीं बन रहे। तो वज़ीर आज़म ने कहा वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि कहाँ बन रहे हैं, चूंकि अभी उनका फैसला हुआ ही नहीं और उनका वक्त नहीं आया। चूंकि अभी तो हम पहले मरहले में बिजली से ही महरूम है, जब तक बिजली मुकम्मल नहीं होती कोई नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पाकिस्तान में करेगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने उस पर इत्तफाक राय से सपोर्ट किया है और हम इंशाल्लाह जो भी फैसले हैं जिसमें वेस्टर्न रूट है और इसके अंदर दीगर सूबों के जो पॉइंट्स हैं उन सब पर अमल दरामद करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ये मंसूबा कौमी मंसूबा है, ये 2018 का नहीं है, ये 2030 का है। कल को जो भी हुकूमत में आएगा वो उसको आगे लेके जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो उसको आगे लेके जाएगा। तो ये एक हमारा नेशनल मंसूबा है। ओके, सो सर, अब इसी के ऊपर तो आई बिलीव एब्सोल्यूट इत्तेफाक है और इसके ऊपर मैं डिबेट चाहती भी नहीं हूं बिकॉज एवरीबडी हैज टू बी ऑन बोर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। सर असद उमर साहब, फरमाइएगा, स्टीयरिंग कमेटी बन गई, तमाम वज़ीर आला की नुमाइंदगी हो, आप क्या ये समझने से कासिर थे कि स्टेज का एक हार्वेस्ट फेज है, एक शॉर्ट टर्म, एक मिडिल टर्म, एक लॉन्ग टर्म है? नहीं, देखें, इसके अंदर जो मसला हुआ है ना, वो जो कंसल्टेशन प्रोसेस किया गया है वो मेरी नाकिस राय में इंतहाई नाकिस था और उसकी वजह से शकूक व शुबात जरूर बढ़े। 2013 में जुलाई में एमओयू साइन होता है, 2015 में आवाजें उठनी शुरू होती हैं उसके खिलाफ, बलोचिस्तान से, केपी के खिलाफ की तरफ से। फिर जरदारी साहब एक मीटिंग कॉल करते हैं जिसमें सारी ऑपोजिशन भी आती है और इसाक डार साहब भी आते हैं। वहां पे डिमांड होती है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, वजीर आजम मीटिंग कॉल करते हैं। तो ये 2 साल के बाद हो रहा है। उस अरसे के बाद भी 28 मई को शायद मीटिंग थी, अगर मुझे तारीख सही याद हो। तो हम उसके बाद आगे दिसंबर में 6 माह और गुजर गए, पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। लेकिन जो मंसूबा अवाम को बताया गया और जो बाकी सूबों की पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया गया वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा था। अब जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो 49 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये 49 अरब डॉलर में से कोई तकरीबन 37 अरब डॉलर तो बिजली के मंसूबों से, 34 अरब डॉलर जो है वो बिजली की जनरेशन के, 3 बिलियन डॉलर बाद में ऐड किए गए ट्रांसमिशन के लिए, और उसके अलावा कुछ सड़कें बन रही हैं। लेकिन कहा तो ये गया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहा यह गया है कि मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। तो जब लोग पूछते हैं भाई वो कहाँ है, तो पहले तो 49 बिलियन डॉलर के जो मंसूबे इस वक्त है, जो छोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है, उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं है। उसमें अब इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि ये हो गया और इंफॉर्मेशन निकालना भी जरा मुश्किल हो रहा है। पहले मैंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम जवाब देंगे, वो 45 दिन के बाद जवाब आया, उसमें फिर भी एडवोकेट साहब ने और सवाल पूछे। तो इवन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस तो सिफर है इसके अंदर। 49 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गए, नेशनल प्रोग्राम है, चाइना टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, ना सीसीआई के अंदर कंसल्टेशन, ना पार्लियामेंट। साहब, क्या इधर भी जिस तरह पार्लियामेंट को वो वकार नहीं दिया जाता, कैबिनेट नहीं बुलाई जाती 9 महीने के लिए, सीसी काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट को नहीं बुलाया जाता, इधर भी कोई वन मैन शो हो रहा है लैक ऑफ कंसल्टेशन के साथ? सबसे ट्रांसपेरेंटली इसको किया गया है। पहली चीज तो मैं ये कहूं कि असद बड़े अच्छे, मैं इनका एहतराम करता हूं, दोस्त हैं। अब 1.25 साल तक ये कौमी दायरे से बाहर निकले हुए थे और आप अगर देखिए कंटेनर से इमरान खान साहब तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तस्लीम ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये तो कोई फ्रॉड होने जा रहा है कौम से, ये तो कोई धोखा होने जा रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। मकसद आज परवेज रशीद ने कहा है ना, माफी मांगे खान साहब। मैं उससे कतई नजर ये कहता हूं कि देखिए हम इन्हें मुसलसल ये कहते थे
कि आप कौमी दायरे के अंदर आए, मेन स्ट्रीम के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। ये तो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं थे। अब कंसल्टेशन कंटेनर पे जाके तो हम नहीं कर सकते थे। जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो वजीर आजम के खिलाफ तकारीर कर रहे थे और इस हद तक माजराई में चले गए थे कि वो उन्हें तस्लीम ही नहीं करते थे। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर सवा साल की देर है, वो सवा साल की जो इनकी देर है उसके लिए हम तो कसूरवार नहीं है। बाकी मैं आपको ये बताऊं सर, अब ये स्टीयरिंग कमेटी मामला इंशाल्लाह ये स्टीयरिंग कमेटी है, इसके अंदर तमाम चीफ मिनिस्टर्स होंगे। असद उमर, इसके अंदर मैं आपको फिर भी ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता। मैं ये कहूंगा कि चूंकि ये कौमी मंसूबा है, हम सबकी एस्पिरेशंस का रिस्पेक्ट करते हैं और ये खुशी की बात है कि हर कोई इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है। ये उनकी ओनरशिप है जो आ रही है। सर मुझे जरा खबर की तरफ आने देना, वक्त की किल्लत है। असद उमर, डू यू रिकॉग्नाइज दिस? पीटीआई ऑन बोर्ड आ चुकी है, स्टीयरिंग कमेटी बन रही है, या आपके खदशात को, आपके एप्रीहेंशंस को एड्रेस करना चाह रहे हैं? अभी पहली बात तो जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, हम 1.5 साल नहीं सिर्फ 7 महीने असेंबली से बाहर थे और नेशनल असेंबली से बाहर थे। केपीके की हुकूमत फिर भी चल रही थी, तमाम मामला फिर भी चल रहे थे, सीसीआई स्टिल एग्जिस्टेंस के अंदर थी। चले पीटीआई को छोड़ दें, हम लोग तो जो लोग हैं वो सही सियासतदान नहीं है, कौम के खिलाफ है। असफंदयार वली से कंसल्टेशन कर लेते, आफ्ताब शेरपा से कंसल्टेशन कर लेते, मौलाना फजलुर रहमान से कंसल्टेशन कर लेते, अख्तर मेंगल से कर लेते, हाजिल पसिंजो से कर लेते। ये तमाम लोग जो है इसका सवाल उठा रहे हैं, इनमें से कोई पीटीआई नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक आप स्टीयरिंग कमेटी का बात कर रही है, मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तस्हीह करते मेरी एहसन इकबाल। 49 अरब डॉलर के जो इस वक्त सीपैक के मंसूबे हैं उसमें इन किसी भी अशखास की या किसी भी सूबाई हुकूमत की कंसल्टेशन शामिल नहीं है। ये फैसले हो चुके हैं। सर 30 सेकंड बताया जा रहा है कि फैसले किसने फैसले लिए हैं? बात हमने सुन ली। इसमें ऑन बोर्ड होने की क्या मैं आपको बताऊं कि ये तमाम मंसूबे जेसीसी ने अप्रूव किए हैं, जिसके अंदर चारों सूबों के नुमाइंदे मौजूद थे। सीनियर मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, पंजाब से फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद थी, केपी से उनके पार्लियामानी लीडर आए थे, उनके मिनिस्टर उन्होंने नहीं भेजे। इन सब के वहां पर नुमाइंदे मौजूद थे और जेसीसी में जहां की अप्रूवल हुई है उसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे थे। अब अगर इनको ये नहीं पता कि इनकी अपनी हुकूमत के नुमाइंदे वहां पे शरीक हुए और वजीर आला ने किसी वजीर को भेजने की बजाय एक जूनियर मेंबर को भेजा, अब इसमें मेरा कसूर तो, या हमारा वफाकी हुकूमत का कसूर तो नहीं है। एहसन इकबाल साहब, मैं तीसरी दफा पूछ रहा हूँ, तारीख बता दें, ये इजलास कब हुआ था? नवंबर के अंदर हुआ था, जिसमें इसकी हरकी मंजूरी दी गई है इन तमाम मंसूबों की। नवंबर 2015 में देखे ना, ये सारे ये 49 अरब डॉलर के मंसूबे फाइनल हो चुके थे। अप्रैल 2015 में, सुन लीजिए बात, अप्रैल 2015 में वो आए तो मई के अंदर 2015 में आपके तमाम पार्टी रहनुमाओं के हाथों में मैंने खुद तमाम मुआहदों की और जो इसके तफसीलात हैं उसकी कापियां पेश की थी उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब अफसोस ये है कि कोई पढ़ता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो सियासत के लिए बयान देना एक और बात है। इन्फॉर्मेशन तो शेयर की, क्या हम उसमें कोई चेंज करा सकते थे या आज हम करवा सकते हैं? उसके अंदर जो भी अच्छा तजवीज है उसको गौर किया जा सकता है। मेरा वक्त खत्म हो गया है। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि एजुकेशन गैप्स हैं, जो लूप होल्स हैं, इनको जल्द अज जल्द ओवरकम करें। नीड मोर एम्पैथी, नीड मोर इंटरपर्सनल स्किल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। और अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी अगर मुत्तहिदा को ऑन बोर्ड नहीं लेती इश्यूज में या इख्तियारात के मेयर के हवाले से बात नहीं करती, तो फिर हम सेंटर में भी ये देख रहे हैं कि बिल पे बिल पास हो रहा है लेकिन ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही। सो इस रवैये को, इन एटीट्यूड्स को भी तब्दील होना होगा एंड स्पेशली इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जितना स्ट्रेस करें कम है। ये जो गैप्स हैं कम्युनिकेशन के, दीज नीड टू बी ब्रिज बिफोर इट्स टू लेट। अल्लाह ना करे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।